आरव ने अस्पष्टता से कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। मौत का महान मैदान, यह वाकई बहुत खतरनाक है। कालीवीर ने अपने पीछे के अनुचरों की ओर देखा। मुझे उनसे परिचय कराने दो। यह बेरूत है जिससे तुम पहले मिल चुके हो। यह हैनकॉक है। तीसरी कक्षा का अनुचर, एक बड़े कद का कोकेशियान लड़का, शर्मिंदगी से अपना सिर खुजला रहा था, जो सरल और ईमानदार लग रहा था। यह रेनोर है, चौथी कक्षा का अनुचर। वह दुबला पतला छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। यह गुड़चा है, दूसरी कक्षा की अनुचर, और वहां निस्सा और डोडोरिया हैं, दोनों पहली कक्षा की अनुचर। हालांकि कालीवीर ने खुद को संयमित किया था। आरव अभी भी उसके शब्दों में तिरस्कार के संकेत देख सकता था। पहली कक्षा के अनुचर, दूसरी कक्षा के अनुचर, वे मूल रूप से अपने पूरे जीवन में केवल अनुचर ही रह सकते थे, इसलिए कोई उन्हें उनसे दूर रखने के लिए उसे दोष नहीं दे सकता था। कैसे कैसे हो? गुरिचा ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। जहां तक निस्सा और डोडोलियर की बात है, वे दोनों छोटी लड़कियां थीं और उनके गालों पर अभी भी कुछ शिशु वसा थी। इस बिंदु पर उन्होंने नीचे की ओर देखा। वह कौन है? आरव ने अपने होंठ सिकोड़े। उनके छोटे से घेरे के बगल में काले कपड़े पहने एक लड़का था। उसका चेहरा पीला था, किनारे पर खड़ा। वह बाकी लोगों के साथ फिट नहीं लग रहा था और काफी घमंडी लग रहा था। वह जेडन है, इस सेमेस्टर का हमारा जीनियस 5वीं कक्षा का एक अनुचर मैगस बनना। बस समय की बात है। कालीवीर की अभिव्यक्ति खट्टी हो गई और उसके शब्दों में कुछ कड़वाहट लग रही थी। वाह, 50-15वीं कक्षा का अनुचर, उसके पास मैगस बनने की 90% संभावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। आरव ने ठंडी हवा में सांस लेते हुए सोचा और जेडन को कुछ और नजरें देने से खुद को रोक नहीं सका। हम्फ जैसे कि उसे देख रही भीड़ को देखकर जेडन ने चुपचाप बड़बड़ाया और अपनी लकड़ी की झोपड़ी में घुस गया। इस लकड़ी की झोपड़ी का सतही क्षेत्र स्पष्ट रूप से बड़ा था और अलंकरण अधिक उत्तम थे। 5वीं कक्षा के अनुचर के रूप में उसका इलाज सबसे अच्छा होगा। कौन जानता है, हो सकता है कि कुछ प्रोफेसर उसे जल्दी ही अपने संरक्षण में लेना चाहें। कालीवीर का चेहरा और भी कड़वा हो गया। आरव को एहसास हुआ कि अनुचरों का यह समूह कुछ गुटों में बटा हुआ था। तीसरी कक्षा के अनुचर और चौथी कक्षा के अनुचर निचली कक्षा के अनुचरों से बेहतर थे, लेकिन 5वीं कक्षा के अनुचर जेडन से कमतर थे। जहां तक गुड़चा जैसे सबसे निचली कक्षा के अनुचरों की बात है, वे सभी दयनीय रूप से एक साथ रहते थे और एक गुट बनाते थे, और फिर जेडन था जिसे इन दो समूहों से अलग कर दिया गया था। नमस्ते सभी, मैं आरव हूं और मेरी योग्यता तीसरी कक्षा है, आरव ने कहा। स्वागत है। कालीवीर ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, जबकि गुरिचा और दोनों लड़कियों का आत्मसम्मान कम लग रहा था, क्योंकि उन्होंने उसका अभिवादन किया और अपनी झोपड़ियों में वापस लौट गईं। उनसे परेशान मत होइए, उनकी उच्चतम क्षमता केवल तीसरी श्रेणी के अनुचर की होगी। विक्रांत ने तिरस्कार के साथ कहा, हां, यह सही है। अनुचरों के लिए योग्यताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हालांकि युवाओं का यह समूह अपने गुटों के गठन के दौरान काफी चुप था, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से वह काम किया जिससे उसे सबसे अधिक लाभ होगा। अनुचरों में जेडन में स्वतंत्र होने की क्षमता थी, लेकिन आरव में इतनी अच्छी योग्यता नहीं थी, इसलिए वह केवल एक समूह में शामिल हो सकता था। साथ ही तुलना करके स्वाभाविक रूप से यह कालीवियर के प्रमुख के रूप में समूह था, जिसका भविष्य बेहतर था। हा, स्वागत है, स्वागत है। आपकी भागीदारी से हमारा समूह अब और अधिक मजबूत हो गया है। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उस व्यक्ति को पछताने पर मजबूर कर दूंगा, कालीवियर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। बाद में उनमें से कुछ ने रात के खाने के बाद मिलने का प्रबंध किया और वे अपनी अपनी झोपड़ियों में वापस चले गए। बेरूत, जब तुमने पहले कहा था कि यह एक अलग महाद्वीप है, तो तुम्हारा क्या मतलब था? आरव ने सबसे मिलनसार बेरूत की तलाश की और उससे पूछा, क्योंकि वह बेरूत द्वारा पहले कही गई बातों से चिंतित था। ओ या, तुम्हें पता है, दरअसल हम जिस महाद्वीप पर हैं वह काफी छोटा है बाहरी दुनिया में। इसे चेरनोबिल द्वीप के रूप में जाना जाता है। द्वीप। आरव ने मुंह खोला। पिछले आधे साल में अपनी यात्रा के अनुसार वह लगभग निश्चित हो सकता था कि यह महाद्वीप उतना ही विशाल है जितना कि पिछली दुनिया में वह यूरेशियन महाद्वीप था, लेकिन यह यहां केवल एक द्वीप था। ओह सॉरी, भूगोल मेरा कमजोर विषय है
और इसने अक्सर मेरे होम ट्यूटर को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया था। आरव ने समझाया, सच कहूं तो फॉरलियर परिवार सिर्फ एक कुलीन परिवार है और इसकी विरासत बहुत छोटी है। इसकी तुलना उन विशाल परिवारों के कुलीनों से नहीं की जा सकती, इसलिए ना जानना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। हाँ, आरव की बात सुनकर बेरूत ने हंसते हुए कहा, मैंने 5 शिष्टाचार ट्यूटर्स को गुस्से में जाने पर मजबूर कर दिया। अंत में मेरे पिता ने मासिक वेतन की पेशकश की, लेकिन फिर भी कोई मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था। यह कुछ ऐसा था जो मेरे पिता ने मुझे मेरे जाने से ठीक पहले विशेष रूप से बताया था। चलिए पिछले विषय पर चलते हैं। हम चेरनोबिल द्वीप समूह में हैं और बाहरी दुनिया ने इसके लिए एक और नाम गढ़ा है, बंजर द्वीप। बंजर आरव थोड़ा सशंकित था। यहां अभी भी काफी लोग हैं और बहुत सारे राज्य हैं। क्या यह कुछ संसाधनों की कमी का उल्लेख कर रहा है? यह सही है। चेरनोबिल द्वीप समूह में यहां के पर्यावरण या कुछ बाहरी कारकों के कारण यहां की भूमि मैगस की जरूरत की कोई भी सामग्री पैदा करने में असमर्थ है। ईमानदार अनुचरों और एकांत में रहने वाले मैगी के अलावा इस महाद्वीप पर मैगी के कोई अन्य निशान नहीं है। तो यह मामला है। आरव ने अपना सिर हिलाया, और हालांकि उसकी मातृभूमि में मैगी के मिथक थे, केवल फॉरलियर परिवार के संस्थापक ने ही मैगस को देखा है। इससे मैगी की दुर्लभता को देखा जा सकता है, और इसीलिए हमें वास्तव में एक महाद्वीप खोजने से पहले समुद्र के दूसरी ओर जाने की जरूरत है। मैंने सुना है कि न केवल मैगी के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, बल्कि प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं के रहस्यों और अवशेषों के अनगिनत निशान हैं। कुल मिलाकर महाद्वीप में विभिन्न अकादमियाओं और संगठन हैं जो जादू की जानकारी का व्यापार और आदान प्रदान करते हैं। उस महाद्वीप पर मैगी कोई किंवदंती नहीं है, हालांकि वे अभी भी दुर्लभ हैं। फिर भी एक सामान्य इंसान भी उन्हें देख सकता है। केवल वहां हम अपनी अनुचर क्षमताओं की प्रगति में आगे बढ़ सकते हैं। बेरूत की आंखों में स्पष्ट रूप से तड़प के संकेत थे। तो यह मामला है। फिर उस महाद्वीप का नाम क्या है? आरव ने पूछा। मुझे नहीं पता। बेरूत ने अपना सिर हिलाया। वह महाद्वीप बहुत बड़ा है। इसके लिए कभी कोई एकीकृत नाम नहीं था। जहां तक हमारा सवाल है, हम महाद्वीप के दक्षिण में जा रहे हैं और इसे दक्षिण के संकीर्ण तटीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। सिर्फ दक्षिणी तटीय क्षेत्र ही चेरनोबिल द्वीपों से कई गुना बड़ा है जहां हम हैं। आरव ने ठंडी हवा में सांस ली। इतना विशाल, यह दुनिया वास्तव में बहुत विशाल है। जितना ऊंचा खड़ा होता है उतना ही दूर तक देख सकता है। यह एक ऐसे कवि का वाक्यांश है जो मुझे बहुत पसंद है। बेरूत ने निष्कर्ष निकाला। आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे जानकारी को पचाने के लिए कुछ समय चाहिए। आरव ने विदाई ली और अपनी झोपड़ी में लौट आया। पीले लकड़ी के दरवाजे पर एक धातु की पट्टिका थी जिस पर 9 लिखा था, और ये काफी जंग खाए हुए लग रहे थे। दरवाजा खोलने पर सड़ांध और जंग की गंध उसकी नाक पर छा गई। आरव ने बेकाबू होकर 2 बार छींक मारी। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक सभा स्थल है, इसलिए आवाज काफी सरल है। लकड़ी की झोपड़ी में एक बिस्तर और कुर्सी के अलावा व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। आरव ने एक कपड़ा पाया, कुर्सी को पोंछा और फिर उस पर बैठ गया। क्रेक लकड़ी की कुर्सी लगातार क्रैक कर रही थी, जिससे आरव को चिंता हो रही थी कि अगले ही पल यह टुकड़ों में कुचल जाएगी। सौभाग्य से यह सिर्फ एक रात के लिए है। इस हालत में पहले थोड़ा साफ सफाई कर लेना बेहतर होगा। आरव ने अपने शरीर से धूल झाड़कर लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसने जॉर्ज और अन्य लोगों से मिलने की योजना बनाई थी, और चूंकि उसने पहले ही अपनी अकादमी चुन ली थी, इसीलिए उसे उन्हें बता देना चाहिए ताकि वे भविष्य में एक दूसरे को ठीक से पत्र लिख सकें। आरव जिस बैच के अनुचर थे, उन्हें शिविर में पहुंचने वाले बाद के समूहों में से एक माना जाता था। आरव के बैच द्वारा अपने स्कूल चुनने के बाद अकादमियों के विभिन्न टेंटों में कम लोग आते थे और यह बहुत शांत लग रहा था। एनिया, आइवरी रिंग टॉवर यही यहां है। आरव छात्र क्वार्टर के पीछे चला गया और उसी यात्रा दल की एक परिचित लड़की का रास्ता रोक दिया। हाय लिसा, क्या तुम जानती हो कि जॉर्ज कहां है? लिसा एक लाल बालों वाली लड़की थी जो जल्दी परिपक्व हो गई थी। कोई भी उसके शरीर पर पहले से ही सुंदर वक्र देख सकता था। ले आरव लिसा शर्मा गई, क्योंकि उसे आरव के बारे में अच्छी धारणा थी, जिसने यात्रा के दौरान कई बार कई अनुचरों की मदद की थी।
जॉर्ज कमरा 13 में है, मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाऊंगी। लीसा ने अपनी स्कर्ट उठाई और तेजी से भाग गई। हवा में घुली हुई खुशबू को सूंघते हुए आरव का दिल कांप उठा। आरव, ये कामुक विचार बहुत जल्द ही एक हर्षित आवाज से टूट गया। जॉर्ज ने स्पष्ट रूप से स्नान किया था और अपने कपड़े बदले थे। उसने अपनी मूंछें भी मुंडवा ली थीं और बहुत ताजा लग रहा था। क्या तुमने अपनी अकादमी चुन ली है? जॉर्ज ने जोर से कहा, जैसे ही उसने आरव के कंधे को थपथपाया। हां, मैंने चुन ली है एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी, आरव ने उत्तर दिया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी। जॉर्ज ने अपनी ठुड्डी को छुआ। मैंने अपनी महिला सीनियर से कहा नहीं। सुना है कि यह अपने शैडो और डार्क एलिमेंट मैजिक के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है कि रात के समय कंकाल की वजह से आप अपनी पैंट में पेशाब नहीं करेंगे। महिला वरिष्ठ आरव ने अपना सिर हिलाया और महिलाओं को बहकाने की जॉर्ज की क्षमताओं के लिए और भी अधिक प्रशंसा की। यह जो लोग योग्यता परीक्षण में भाग लेने में सक्षम हैं, वे सभी कुलीन हैं, और यह सिर्फ इतना हुआ कि मैं एक दूर के चचेरे भाई एक बड़ी महिला चचेरी बहन से मिला। जॉर्ज ने गर्व से हंसा, जैसे कि उसने कुछ कमाया हो। जहां तक कंकाल और अन्य चीजों की बात है, मुझे लगता है कि हम उन्हें न केवल रात में बल्कि दिन के उजाले में भी देखेंगे। आरव ने कड़वाहट से हंसा, क्योंकि उसने बहुत पहले एक कंकाल के साथ एक सहायक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। कोई बात नहीं, जब तक आपको स्थान पता है तब तक यह ठीक है। चलो, भविष्य में संपर्क बनाए रखें, जॉर्ज ने गंभीरता से कहा। पहले की उसकी आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति से एक बड़ा बदलाव। चलो, संपर्क बनाए रखें। आरव ने सिर हिलाया। ओह हां, क्या आप जानते हैं कि अमेलिया कहां गई? जॉर्ज ने अचानक पूछा। अमेलिया? आरव ने अपना सिर हिलाया। भेड़ियों के पिछले हमले के बाद जीवंत और सुंदर लड़की बहुत चुप हो गई, लेकिन कम से कम उसने सहन किया और सुरक्षित रूप से यहां पहुंच गई। हां, मैंने अन्य साथियों से सुना कि उसकी योग्यता इतनी अच्छी नहीं थी, केवल दूसरी कक्षा की अनुचर की थी, इसलिए उसने वेटलैंड गार्डन अकादमी में प्रवेश लिया। अब मुझे पता है। धन्यवाद। आरव को इस लड़की के मामलों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि वह वही थी जिसकी पिछले आरव वास्तव में प्रशंसा करते थे। उनके लिए 13 या 14 साल की लड़की केवल एक बच्ची थी और पिछले मुठभेड़ केवल एक बच्चे की शरारत थी। कैसा है? क्या आप थोड़ा बेकार महसूस करते हैं क्योंकि आप उसे अपने हाथों में नहीं ले पाए? जॉर्ज एक बार फिर से एक अश्लील भाव में बदल गया। भागो 1 से 2 घंटे के बाद आसमान पहले से ही काला हो गया था। आरव एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के शिविर में था और उसने अन्य अनुचरों के साथ अकादमी द्वारा दिए गए रात्रिभोज का आनंद लिया। इस बार रात्रिभोज बेहद शानदार था और क्योंकि वे कल जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उदारतापूर्वक भाग लिया। विभिन्न फलों के रस और वाइन सुगंधित बारबेक्यू चिकन, मछली, सॉस, ट्रफल्स, फल और सलाद, सभी ने आरव के पेट को संतुष्ट कर दिया था, जिसने घास के मैदानों में दिखाई देने के बाद से बहुत कुछ नहीं खाया था। अनुचर कई समूहों में खा पी रहे थे और आरव की नजर कोने की ओर गई और उसने प्रोफेसर डोरोटे और जेडन को एक कोने में खड़े पाया। जेडन ने भी कभी कभी उससे कुछ शब्द बोले। इस सेमेस्टर में 5वीं कक्षा का अनुचर होना हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। बेरूत ने बारबेक्यू से चिकन जांग का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे एक बड़ा सा टुकड़ा दिया। जब से जेडन आया है प्रोफेसर डोरोटे, और उसने कुछ मौकों पर बात की है। मुझे आश्चर्य है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अनुचरों के लिए योग्यता एक मैगस की प्रगति को बहुत हद तक निर्धारित करेगी। प्रोफेसर डोरोटे जो कर रहे हैं वह सामान्य है। बेरूत, अपना बारबेक्यू चिकन खाओ। कालीवीर की आवाज ठंडी हो गई और बेरूत को फलों का जूस पीते हुए देखने और अपना सिर नीचे करने के बाद ही उसने अपनी नजर बारबेक्यू पर वापस घुमाई। हालांकि योग्यता एक मैगस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। केवल जानकारी का संचय और समझ ही मैगी की शक्तियों के उदय के लिए सच्चा प्रेरक और कुंजी है। एक तीसरी कक्षा के अनुचर ने जोड़ा। हालांकि यह सच था, लेकिन जब जेडेन और प्रोफेसर को आपस में बातें करते देखा तो समूह में माहौल गमगीन हो गया। समूह ने चुपचाप अपने व्यंजन खाए। ऐसा लग रहा था कि उनकी भूख खत्म हो गई है। हाँ, गुरिचा, जल्दी करो। क्या हुआ? आगे क्या हुआ? दूसरी तरफ कम योग्यता वाले अनुचर एक घेरे में बैठे थे और गुरिचा बीच में था और एक जोखिम भरे साहसिक कार्य का वर्णन कर रहा था।
वह वाक्पटु था और अपने भाषण में हास्यपूर्ण था। निस्सा और डोडोरिया ने अपने पेट पकड़े और इस तरह से हंसे जैसे कि वे दो खुश स्काइलार्क हों। उनकी तुलना में यह पक्ष काफी शांत था। समूह ने एक दूसरे को देखा और अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, ध्यान से सुनते हुए। हालांकि केवल कालीवीर ने अपनी गर्व भरी अभिव्यक्ति को बनाए रखा, यह देखकर कि चौथी कक्षा का अनुचर विक्रांत भी सुनने के लिए सहन नहीं कर सकता था और अपना सम्मान खोने से डरता था। आरव चुपचाप हंसा। आखिरकार वे सिर्फ बच्चों का झुंड है। रात के खाने का समय समाप्त होने के बाद समूह ने अलविदा कहा और अपनी अपनी झोपड़ियों में वापस चले गए। आज की साधारण सफाई के बाद आरव की झोपड़ी में मुश्किल से ही रहने लायक जगह बची थी। कम से कम पहले जितनी धूल नहीं थी। आरव अपने कपड़े उतारे बिना बिस्तर पर लेट गया और वह छत को ऐसे घूर रहा था जैसे वह विचारों में खोया हुआ हो। मैंने आखिरकार एक अकादमी में प्रवेश कर लिया। अब समय आ गया है कि मैगी की खेती मेरे लिए अपने दरवाजे खोले। तांबे की प्लेट की आवाज से अलार्म बज उठा, जिससे आरव गहरी नींद से जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली। खिड़की से सूरज की रोशनी की एक झलक दिखाई दी जो आरव के जूतों पर पड़ रही थी। क्या सुबह हो गई है? आरव उठा, जल्दी से नहाया और बाहर चला गया। सुप्रभात। आरव बेरूत की आंखों के चारों ओर दो काले घेरे थे और वह जम्हाई लेता रहा। यहां की परिस्थितियां सबसे खराब हैं। मेरे कंबल पर वास्तव में पिस्सू और कवक है। हे भगवान, मैं यहां एक पल भी और नहीं रह सकता। समय समय पर शिकायत की आवाजें सुनाई देती थीं। ये सभी अनुचर कुलीन परिवार से थे और उनके दैनिक आवाज में कोई कमी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अब पीड़ित थे। आज सभी को नींद की कमी थी और उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। हालांकि आरव शुरू में सो नहीं पाया था, लेकिन वह रात में बाद में सो गया था। अभी उसकी शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक थी और उसे अभी भी घूमने की इच्छा थी। पूरा कैंप ग्राउंड गतिविधि से भरा हुआ लग रहा था। कई लोग टेंट हटा रहे थे और फर्श कूड़े से अटे पड़े थे। जब आरव चुपचाप घूम रहा था तो उसके दिमाग में कई विचार आए। हर साल इस समय अनुचरों के जत्थे अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आएंगे और एक जादूगर के मार्ग पर चलेंगे, और अभी यह सिर्फ मेरी शुरुआत है। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। हर कोई अपनी अकादमी के अनुसार इकट्ठा हो जाता है और संबंधित प्रोफेसर कार्यभार संभाल लेंगे। इधर उधर मत भटकना। कैंप ग्राउंड के बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज कानों को बहुत चुभ रही थी, क्योंकि उसने किसी तरह के जादू का इस्तेमाल करके उसे पूरे कैंप में गूंजने दिया था। इसकी आवाज पिछली दुनिया के तुरही से कहीं ज्यादा ऊंची है। आरव ने अपने कान रगड़े, जो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें कुचल दिया गया हो, और जल्दी से एबिजल बोन फॉरेस्ट अकादमी के सभा क्षेत्र की ओर चला गया। अरे आरव, तुम वापस आ गए। कलिवीर तुम्हें पहले से ही ढूंढ रहा था। बेरूत ने उसका अभिवादन किया। यहां अपने थोड़े समय के दौरान आरव केवल विभिन्न चेहरों को उनके नामों से मिलाने में कामयाब रहा था, लेकिन बेरूत के साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता था। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा दूर चला गया और समय का ध्यान रखना भूल गया। क्या कलिवीर को कुछ चाहिए था? आरव ने माफी नहीं मांगने वाला भाव प्रकट किया। कुछ नहीं, डोरोटे ने उसे लोगों की गिनती करने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें बाद में उसे बताना होगा। अभी वह इस बारे में बहुत खुश है। बेरूत ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हम जहाज से कैसे निकलेंगे? आरव ने दूर नीले समुद्र की ओर देखा, जिसकी सीमाएं अनंत हैं, लेकिन किसी भी जहाज का कोई निशान नहीं था। न केवल जहाज हैं, बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हम बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थान पर नहीं हैं। आरव संदेह से भर गया। मुझे लगता है कि ऐसा है, हालांकि दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने में अभी आधा साल और लग सकता है। बेरूत ने अपना सिर खुजलाया। प्राचीन समय में परिवहन तकनीक थोड़ी बहुत पीछे थी। स्कूल जाने के लिए सिर्फ 1 साल की यात्रा करनी पड़ती थी। समय को ऐसे ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। आरव ने उन 3 जादुई क्रिस्टल को छुआ जो उसने ऑरिन से छीने थे, जो उसकी कमर के चारों ओर लटकी एक चमड़े की थैली में थे। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। नाव लेना क्या ना समझी है। एक ठंडी आवाज आई जो अपने साथ उपहास भी लेकर आई। जेडन आरव ने काले लबादे वाले छात्र की ओर देखा। हम मौत के समुद्र के करीब हैं। इसमें कोई भी मछली एक नाइट को मार सकती है। विशाल जानवरों और यहां तक कि प्राचीन जीवों का तो जिक्र ही नहीं।
वे सभी मनुष्यों के जहाजों से घृणा करते हैं और अक्सर उनके लिए तूफान और लहरें लाते हैं। इसीलिए अगर हम जहाज लेते हैं तो हम मौत को दावत दे रहे होंगे, एक मछली जो नाइट को मारने की क्षमता रखती है। आरव ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अभी भी एक तैयारी करने वाला नाइट था, और अगर जेडन ने जो कहा वह सच था, तो अगर वह समुद्र में गिर जाता तो क्या वह मर जाता? आरव ने अपने अवचेतन में झांका और अपने शरीर के आंकड़े निकाले। आरव फॉलियर, ताकत 1.9, चपलता 1.9, जीवन शक्ति 1.9, स्थिति स्वस्थ। मौत के महान मैदानों में आरव ने भेड़ियों के मांस का विश्लेषण किया था और यह भी पाया था कि उनकी आंखों में एक विशेष घटक होता है जो शूरवीरों की सांस लेने की तकनीक को पूरक करता है। इसलिए उसने उनमें से कई आंखें एकत्र की थीं, और इन डायर वुल्फों के योगदान के साथ आरव अब एक तैयारी करने वाले शूरवीर की सीमा तक पहुंच गया था। एआई चिप के विश्लेषण के अनुसार जब सभी आंकड़े 2 तक पहुंच जाते हैं तो उनके पास एक औसत वयस्क की दोगुनी ताकत होती है, और वे तैयारी करने वाले शूरवीर की अड़चन पर भी होते हैं। केवल अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित करके वे इस अड़चन को दूर कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए उसकी हथेलियों के भीतर एक मजबूत बल नियंत्रित था। अब भी अगर मैं एक क्रॉस ब्लेड पकड़ता तो मेरे पास आम लोगों के एक दस्ते के खिलाफ बचाव करने का आत्मविश्वास होता। लीडर्स, लेकिन एक शूरवीर जिसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, वह डेथ सीज में एक मछली को भी नहीं हरा सकता। आरव को इस पर थोड़ा संदेह था। हो सकता है कि जेडन ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन डेथ सीज में ऐसे खतरे हैं जो मैगी पर भी लागू होते हैं। यह एक सच्चाई है। एआई चिप, क्या आसपास के समुद्रों को स्कैन करना संभव है? बीप मेजबान शरीर के आसपास विकिरण अत्यधिक है। अज्ञात बल क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण स्कैन करने में असमर्थ। एआई चिप ने उत्तर दिया, विकिरण अज्ञात बल क्षेत्र। आरव ने डोरोटे को देखा जो बहुत दूर नहीं थी और उसे कुछ समझ थी। इस महाद्वीप में मैगी आबादी दुर्लभ है और विकिरण से बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है। इसीलिए एआई चिप 20वीं त्रिज्या तक स्कैन करने में सक्षम है। लेकिन इस शिविर में सहायक और मैगी प्रोफेसर मौजूद हैं। यही वजह है कि हस्तक्षेप बहुत मजबूत है, और इसीलिए एआई चिप की स्कैनिंग क्षमताओं की सीमाएं हैं। अभी आप सबसे ज्यादा कितनी दूरी तक स्कैन कर सकते हैं? आरव का चेहरा काला पड़ गया। बीप सटीक स्कैनिंग रेंज होस्ट के शरीर से 300 मीटर के दायरे में, अस्पष्ट स्कैनिंग रेंज 1000 मीटर के भीतर। एआई चिप ने आवाज लगाई। आरव ने जोर से सांस छोड़ते हुए कहा, बहुत बुरा नहीं है, यह दूरी मुझे खतरों से आगाह करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि दूसरे महाद्वीप और अकादमी में पहुंचने के बाद यह स्कैनिंग रेंज संभवतः एक बार फिर कम हो जाएगी। स्कैनिंग रेंज बढ़ाने के लिए कृपया एआई चिप का स्तर बढ़ाइए। एआई चिप से एक संदेश भेजा गया। क्या मैं अभी भी एआई चिप का स्तर बढ़ा सकता हूं? आरव बहुत खुश था। स्तर बढ़ाएं बीप, आवश्यक ऊर्जा की कमी है, कृपया फिर से भर लें। रोबोट की आवाज सुनाई दी और आरव को स्वर्ग से नीचे नर्क में ले गई। लानत है, एआई चिप मेरे मूल शरीर से पहले ही गायब हो चुकी है, इसलिए मैं इसे ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त कर सकता हूं? फिर अगर मैं कामयाब भी हो गया तो मैं ऊर्जा कहां से प्राप्त करूंगा? आरव ने अपना सिर थामा और थोड़ी देर बाद होश में आया। इसे भूल जाओ, चूंकि इसका स्तर बढ़ने में सक्षम है। मैं भविष्य में कोई रास्ता खोज सकता हूं। अभी के लिए इसके वर्तमान कार्य मेरे लिए पर्याप्त हैं। जेडन ने तुम लोगों से पहले क्या कहा था? एक आवाज सुनाई दी और अनुपस्थित मन वाले आरव को वास्तविकता में वापस लाया। जब आरव होश में आया तो उसने पाया कि जेडन उसके जाने बिना ही चला गया था और कलिवियर अब उसके पास था। उसने बस जाने के बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि वह ऊब गया था। आखिरकार पूरे दिन किसी से बात ना करना बहुत दमघोटू है। बेरूत ने अनुमान लगाया। हां, यह सच है। कलिवियर ने अपना सिर हिलाया और फिर आरव की ओर देखा। हम रवाना होने वाले हैं, अब कहीं मत जाओ। अगर तुम गलत जहाज पर चढ़ गए तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। जहाज आरव ने समुद्र की सतह पर देखा और फिर भी उसे जहाज का कोई निशान नहीं दिखा। हाहा, कालीवीर जोर से हंसा। किसने कहा कि यह पानी से आना चाहिए? देखो, कालीवीर ने जिस दिशा की ओर इशारा किया उसका अनुसरण करते हुए आरव और बेरूत ने अपना सिर उठाया और चौंक गए।
क्षितिज पर 3 विशाल सफेद जहाज धीरे धीरे उनकी ओर तैर रहे थे। जैसे ही जहाज पास आया, एक विशाल छाया ने पूरे शिविर को ढक लिया और ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया हो। ओ देखो, हे भगवान, कितना सुंदर! शिविर के अन्य लोगों ने भी असामान्यताओं का पता लगा लिया था और कई लोगों ने विस्मय और सदमे में अपने सिर उठाए। कैसा है? यह मैगस के परिवहन के साधनों में से एक है, एक डिरिजिबल, एक एरोस्टेट या हवा से हल्का विमान जो अपनी शक्ति से हवा में नेविगेट कर सकता है। हम जल्द ही इस पर सवार होंगे। कालीवीर ने बहुत ही आत्मसंतुष्ट होकर कहा। यह सब उसे प्रोफेसर डोरोटे ने ही बताया था। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? जेडन अचानक से प्रकट हुआ और उसने विनम्रता से कहा, अरे, कालीवीर ने अपने पैर पटके 3 डिरिजिबल लगातार करीब आते गए और धीरे धीरे कैंप के बाहर जमीन पर उतरे, लोगों की अलग अलग जयकारों के बीच। हाँ, वे मेरी पिछली दुनिया के ब्लिम्प के समान हैं और प्रत्येक के ऊपर एक बहुत बड़ा एरोस्टेट गैस बैग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे हाइड्रोजन गैस से भरे हुए हैं। आरव को अपनी पिछली दुनिया से कुछ अनुभव था, इसलिए वह दूसरों की तुलना में अपने आश्चर्य से जल्दी उबर गया और डिरिजिबल के निर्माण पर विचार किया। शुद्ध सफेद डिरिजिबल जमीन पर उतरे और तेज गड़गड़ाहट की आवाजें में निकाली। फिर डिरिजिबल्स के दरवाजे खुले और कुछ सफेद वस्त्र पहने हुए जादूगर उनमें से बाहर निकले। शिविर के भीतर भी कुछ हलचलें हुईं। कुछ बूढ़े लोग भी बाहर निकले और उनसे शब्दों का आदान प्रदान किया। ठीक है, सभी अपना सारा सामान लेकर मेरे पीछे आई। अपने आप भटकना मत। डोरोटे ने एक काला लबादा पहना हुआ था और उसके शरीर की आकृति उसके भीतर छिपी हुई थी। उसने छात्रों को इकट्ठा करना शुरू किया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के सभी अनुचर भागे भागे अपने सामान को लाने के लिए अपनी छोटी लकड़ी की झोपड़ियों में वापस भागे। आरव अपने साथ बहुत कम चीजें लाया था। उसके सामान में सिर्फ एक पानी की बोरी, एक चमड़े का थैला कमर से लटका हुआ, एक क्रॉस ब्लेड और उसके सिर पर लटका हुआ एक क्रॉसबो शामिल था। वापस आ गया है। अपने अपने अकादमियों के प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में अनुचर उत्साहपूर्वक कैंपग्राउंड से बाहर निकले और वे अपनी अकादमी के आधार पर अलग अलग समूहों में एकत्रित हुए। ठीक है, मेरी बात सुनो। आगे बताए गए नामों पर ध्यान दो। एननिया आइवरी रिंग, टॉवर वेटलैंड गार्डन अकादमी। आप सभी दाईं ओर के निर्देशित जहाज पर चढ़ेंगे जिसका नंबर 332 है। इसे मिस मत करना प्रोफेसरों। कृपया नंबर पर ध्यान दें और अनुचरों, अपने प्रोफेसरों का अनुसरण करें। मर्सीफुरा अकादमी कैरिटा, अकादमी के लिए आपका निर्देशित जहाज बीच में है जिसका नंबर 955 है। आवाज जारी रही। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी, सेज गोथम की झोपड़ी, आपका बाईं ओर वाला होगा, नंबर 455। अब इसे मिक्स मत करो। जैसे ही आरव ने आखिरकार एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की आवाज सुनी, वह बाईं ओर के डायरेजिबल पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि डायरेजिबल बहुत बड़ा था। ऊपर एरोस्टेट गैस बैग एक विशाल रग्बी बॉल की तरह लग रहा था जो जमीन पर अपनी छाया डाल रहा था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचर, मेरे पीछे आओ। डोरोटे की आंखों के गड्ढों में हरी लपटें चमक रही थीं और उसके पीछे 2 आकृतियां थीं जो उसके नौकर या अधीनस्थ लग रहे थे। आरव समूह के बीच में चला गया और चारों ओर नजर घुमाई। अपने गहन अवलोकन के तहत उसने अपने यात्रा दल के कुछ परिचित चेहरों को देखा। उन्होंने भी उसे देखा और जवाब में उसे देखकर मुस्कुराए। साथ ही अपने बगल में कुछ साथियों से बात भी की। उन सभी के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। सबसे दाईं ओर जॉर्ज ने डायरेजिबल में सवार होने की बारी आने पर जोर से हाथ हिलाया और डायरेजिबल में प्रवेश किया। आज से सभी अनुचर अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। आरव के दिल में उदासी की एक झलक उभरी, लेकिन यह बहुत जल्दी दब गई। बहुत जल्द ही एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की बारी आई और डोरोटे ने सबसे पहले दरवाजे से प्रवेश किया। अनुचरों ने जल्दी से उसका पीछा किया। जब आरव ने अपने पैरों में ज्यादा जोर लगाया तो उसके जूतों के नीचे के फर्श से एक तेज गूंज आ रही थी, जैसे कि वह चूना पत्थर के फर्श पर कदम रख रहा हो। क्या अजीब सामग्री है! यह लकड़ी की तरह दिखती है, लेकिन यह ज्यादा मजबूत है। क्या यह किसी तरह की मिश्र धातु है? आरव ने भूरे रंग के पैटर्न वाले फर्श को देखा और इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हम यहां हैं। गलियारे का यह हिस्सा नंबर 13 से 32 तक हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र है। आप सभी
अपने हिसाब से कमरे आवंटित कर सकते हैं। याद रखें, मेरा नंबर 14 है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे ढूंढिए। अपनी बात खत्म करने के बाद डोरोटे मुड़ा और उसका काला लबादा फड़फड़ाया जब वह दो नौकरों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, अब मुझे कमरे निर्धारित करने दो, कालीवीर ने खड़े होकर कहा। हाँ, जेडन ने बड़बड़ाया और लापरवाही से एक कमरा नंबर 18 चुना और अंदर चला गया। कालीवीर का चेहरा लाल हो गया और फिर सफेद हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कई बार बंद की, लेकिन फिर उसे नीचे रख दिया। अच्छा, जेडन ने कमरा 18 चुना। इसके बाद बेरूत, तुम कमरा 15 में रहोगे। रेनोर, तुम कमरा 16 में रहोगे। जेडन चला गया और शेष अनुचर बेरूत, रेनोर और आरव कालीवीर के समान ही समूह में थे। जहां तक गुरिचा और उसके समूह का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आरव को कमरा 20 आवंटित किया गया। उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपने केबिन में चला गया। कमरा काफी छोटा था। यह सिर्फ एक विभाजन था। बिस्तर के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन खड़े होने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इसने आरव को अपनी पिछली दुनिया की ट्रेनों के बिस्तरों की याद दिला दी, जो भी उतने ही तंग थे, जिसमें अपने अंगों को फैलाने के लिए भी मुश्किल से जगह थी। बिस्तर होना अच्छा माना जाता है। मैं मौत के महान मैदानों में यात्रा करते समय बस अपनी सीट पर सो रहा था। आरव ने खुद को सांत्वना दी। देवियों और सज्जनों, विमान में आपका स्वागत है। मैं आपका कप्तान हूं, किर्कवुल क्रॉफ्ट लीबर। मैं आप सभी के लिए सुखद यात्रा की कामना करता हूं। कुछ घोषणाएं ध्यान देने योग्य हैं। प्रोफेसरों के अलावा बाकी लोगों को डेक पर चलने की अनुमति नहीं है, जब तक कि आप आसमान से नीचे उड़कर नहीं जाना चाहते। कैफेटेरिया हॉल 1 में है और हॉल 2 में वॉशरूम है। जहां तक हॉल 3 की बात है, यह एक लाउंज है। वहां सभी का स्वागत है। पूरे कमरे में एक धीमी आवाज में पुरुष की आवाज गूंजी। आरव ने इधर उधर देखा और पाया कि आवाज एक पीले रंग के कांस्य पाइप से आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एयर डक्ट है या मेगाफोन। हम उड़ान भर रहे हैं। आरव को एक पल के लिए भारहीन महसूस हुआ और जहाज हिल गया। वह जल्दी से एक खिड़की की ओर बढ़ा। यह खिड़की सिर्फ एक सॉकर बॉल के आकार की थी और बहुत मोटी थी, इसीलिए बाहर क्या है यह देखना मुश्किल था। विमान के ऊपर चढ़ने के बाद जमीन छोटी होती गई और धीरे धीरे आरव के नजर में शिविर एक काले बिंदु में बदल गया। आरव ने अपना क्रॉस ब्लेड और क्रॉसबो एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। मैंने प्रोफेसर डोरोटे को कहते सुना कि यात्रा लगभग 1 महीने तक चलेगी। कितना लंबा समय अपने परिवार को छोड़े हुए आधा साल बीत चुका है, लेकिन हम अभी भी अकादमी नहीं पहुंच पाए हैं। बिना सोचे समझे आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक मधुर स्वर बजा जिसने आरव को उसकी नींद से जगा दिया। आरव बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की से बाहर देखा और अंधेरे ने उसका स्वागत किया। शाम हो चुकी है। देवियों और सज्जनों, शुभ संध्या। अभी कैफेटेरिया में रात का खाना परोसा जा रहा है। आज का मेनू है ट्रफल्स, रोस्ट चिकन व्हाइट, ब्रेड की लहरी का मांस के साथ फोयग्रास। इस बार मधुर आवाज एक महिला की थी। आरव ने अपना पेट रगड़ा और जल्दी से खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और कैफेटेरिया की ओर भागा। गलियारा काफी मंद था और हर कुछ कदम पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था, जिससे पीली रोशनी आ रही थी। आसपास के लकड़ी के केबिन के दरवाजे खुले और उनमें से अनुचर बाहर निकल आए। अभी हॉल एक पहले से ही अनुचरों से भरा हुआ था, लेकिन आरव ने वहां किसी भी प्रोफेसर को नहीं देखा। उसने सोचा कि क्या उनके लिए कोई विशेष कमरा होगा। हॉल की छत पर एक बहुत बड़ी सफेद रंग की चट्टान थी, जो एक छोटे सूरज की तरह चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। कैफेटेरिया लंबी मेजों और सफेद कुर्सियों से भरा हुआ था और यह थोड़ा विश्वविद्यालय कैंटीन जैसा लग रहा था। अरे आरव, यहां एक कोने में, बेरूत ने उसे इशारा किया, जो एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के कुछ अन्य अनुयायियों के साथ बैठा था। मैं यहां हूं। आरव ने एक चांदी के रंग की ट्रे और कटलरी ली और विचार विमर्श करने के बाद उसने सफेद ब्रेड का एक टुकड़ा, एक फ्राइड चिकन, ड्रमस्टिक, फलों का सलाद और सेब साइडर की एक बोतल उठाई और बेरूत के पास बैठ गया। आप लोग निश्चित रूप से जल्दी आ गए हैं। आरव ने उनका अभिवादन किया। ये आप ही हैं जो देर से आए हैं? क्या ऐसा चेस्ट ऐसा हो सकता है कि आप देर से सो गए थे? बेरूत ने चिढ़ाते हुए कहा। आरव बैठ गया और सेब साइडर की आधी बोतल गटक गया। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा सो जाऊंगा। फिर से आसपास की ओर देखते हुए, क्या हम भी इन अनुचरों के साथ यात्रा कर रहे हैं? इस समय
एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचरों के अलावा हॉल अन्य अकादमियों के अनुचरों से भी भरा हुआ था। ये लड़के और लड़कियां अपनी अपनी अकादमियों के अनुसार एक साथ बैठे थे और एक दूसरे से दूर लग रहे थे। ये सही है, हम सेज गोथम हट और कुछ अन्य अकादमियों के साथ एक ही डिरिजिबल पर हैं। जहां तक एनानिया आइवरी रिंग टॉवर की बात है, वे हमसे बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए हम केवल अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। रेनोर ने समझाया, तो ये इस तरह है। आरव ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। जॉर्ज और अन्य सभी दाईं ओर के डिरिजिबल में सवार हो गए हैं और ऐसा लगता है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी से दूरी बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि अगली बार संचार में कुछ समस्या होगी। रात का खाना खाने के बाद लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट आए। हर दिन खाने और सोने के अलावा ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ और करने को नहीं था। यह बोरियत पूरे 15 दिनों तक चली। एक शाम समूह रात का खाना खाने के बाद उस छोटे से केबिन वाले कमरे में वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे टेबल के चारों ओर बैठ गए और बातें करने लगे। बेरूत, तुम्हें क्या हो गया है? आरव ने बेरूत की ओर देखा, जो थोड़ा असहज लग रहा था, और पूछा। इन 10 दिनों में बेरूत, जो एक बकबक करने वाले का पुनर्जन्म था, ने अपने परिवार के पेड़ से लेकर राजधानी में एक डिश कैसे बनाई जाती है जैसे विषयों पर बात की थी, जैसे कि वह किसी प्रेमी से प्यार से बात कर रहा हो। आरव और बाकी लोग पहले से ही उसके शब्दों से परेशान होने से लेकर उनके आदी होने तक के आदी हो चुके थे, और अब यह इस उबाऊ यात्रा का एकमात्र आनंद था। हाँ, मैं अभी भी तुम्हारे पिछले रिश्तों के बारे में सुनना चाहता हूं। रेनोर ने मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने सब कुछ कह दिया है। बेरूत ने आंखें घुमाई। मुझे अब और बात करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। मैं बहुत ऊब गया हूं। बेरूत ने विलाप किया। इसे सहन करो, बस आधा महीना और बाकी है। तुम्हारे घर से कैंप ग्राउंड तक काफी दूरी थी, तो तुमने इतना समय कैसे बिताया? आरव ने उसे प्रोत्साहित किया, हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था। मेरा घर पोर्टर किंगडम में स्थित है, जो मौत के महान मैदानों के किनारे पर है, इसलिए हम आधे महीने तक चलने के बाद कैंप ग्राउंड पहुंचे। बेरूत ने असहाय होकर कहा और फिर से आंखें घुमाई। कोई आश्चर्य नहीं। आरव ने अपना सिर हिलाया। जेडन, ये कुछ ऐसा है जो मैंने सबसे पहले देखा। तुम क्या चाहते हो? एक चांदी की ट्रे फर्श पर खड़खड़ाई, जिससे एक तीखी आवाज निकली। आरव ने पलटकर देखा कि कालीवीर गुर्रा रहा है। उसके बाल एक उग्र शेर की तरह थोड़े खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ जेडन ने अपने कांटे से एक सुनहरे बारबेक्यू की हुए चिकन ड्रमस्टिक को दबाया। यह उसी का है जो इसे पहले ले लेता है ना? केवल भीड़ ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि वे सभी एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस थकाऊ यात्रा पर कालीवीर और जेडन को लगा कि दूसरी पार्टी उनकी आंखों को अप्रिय लग रही था, खासकर जब जेडन ने 2 गुर्गों को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने पहले के संघर्षों में डर के कारण खुद को संयमित किया था, क्योंकि मैगी आसपास थे। हालांकि अब चीजें नियंत्रण से बाहर लग रही थीं। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। कालीवीर दहाड़ा और उसके शरीर की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर मांसपेशियों की एक परत जोड़ दी हो। एक कुलीन के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से एक शूरवीर की तकनीकों के साथ प्रशिक्षण लिया था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित कर लिया था। इस प्रकार वह एक उचित शूरवीर बन गया। एआई चिप लक्ष्य को स्कैन करें। बीप कालीवीर शक्ति 2.5 चपलता 2.7 जीवन शक्ति 3.0 स्थिति वर्तमान में एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा है। गुप्त तकनीक की जांच परिसंचरण के बाद शक्ति बढ़ती है, चपलता बढ़ती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें एक घमंडी शेर के सामने आज्ञाकारिता में अपना सिर नीचे करना चाहिए। कालीवीर चिल्लाया और अपने पैर हिलाए। एक छवि बनी रही, क्योंकि वह जेडन की ओर भागा। चेतावनी चेतावनी विकिरण का पता चला। स्थिति स्रोत से दूरी बनाने की सलाह देते हैं। एआई चिप की आवाज आरव के कानों में गूंजी। विकिरण स्रोत, क्या यह हो सकता है कि किसी मैगस ने कार्रवाई की हो? हाँ, मैं आज आपको बता दूंगा नए लोगों में से कौन नंबर 1 है। जेडन जोर से हंसा और अपनी छाती की जेब से एक हरा बिल्ला निकाला। पिलिस्तुवाशा हरे रंग का प्राणी। मेरी पुकार सुनो और नश्वर दुनिया में आओ। जेडन ने एक अजीब आवाज में मंत्रोच्चार किया। उसने जो इस्तेमाल किया
वह बहुत ही दुर्लभ भाषा थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आरव ने वास्तव में इसके हर शब्द को समझ लिया था। मंत्रोच्चार के साथ हरे बिल्ला से प्रकाश की एक परत उभरी और जमीन से कुछ भूरे रंग की बेलें दिखाई दीं और लंबी हो गईं, जैसे कि एक भ्रमित सांप जो बेतहाशा नाच रहा हो। बेलें नाच रही थीं क्योंकि वे जेडन को आगे से बचा रही थीं, और जैसे ही एक बेल को आगे भेजा गया, उसने काली वीर को नीचे जमीन पर गिरा दिया। बेलों की परतें उसके चारों ओर लपेटती रहीं और काली वीर जल्द ही पूरी तरह से उसमें लिपट गया। केवल उसका चेहरा ही खुला रह गया। एक जादुई कलाकृति। आसपास के अनुचर आश्चर्य में चिल्लाने लगे। जादू की कलाकृति का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए किसी को कम से कम लेवल 1 अनुचर होना चाहिए। वह उसे पहले ही लेवल 1 अनुचर में पदोन्नत किया जा चुका है। भीड़ ने शोर मचाया और उन्होंने जेडन को सम्मान की निगाहों से देखा। इससे काली वीर का चेहरा और भी लाल हो गया। यह कैसे है? जब तक तुम मेरी बात मानने की कसम खाओगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जेडन कालीवीर के पास चला गया। नहीं, कभी नहीं। गोल्डन लायन परिवार का गौरव मेरे हाथों से कभी भी अपमानित नहीं होगा। कालीवीर की नसें इस तरह उभरी मानो उनमें से कभी भी खून बहने वाला हो। अगर ऐसा है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जेडन ने अपने कंधे उचका दिए और बेलें कसती रहीं, और अंदर से कुछ चटकने की आवाजें भी आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कालीवीर की कुछ हड्डियां टूट गई हों। आसपास के अनुचर अब और नहीं देख सकते थे और जेडन को मनाने वाले थे। धमाका विमान हिल गया और रोशनी मंद पड़ गई। कुछ अनुचर फर्श पर गिर पड़े। क्या हुआ? क्या हम किसी तीव्र अशांति से मिले? आरव की आंखें चमक उठीं, खिड़कियां खुल गईं और तेज हवा के झोंके अंदर आ गए। हवा की आवाज के साथ सभी दिशाओं में अनगिनत नीली बिजली की धाराएं भी बिखर रही थीं। इन्हें देखकर आरव की पुतलियां सुई के आकार की हो गईं। तूफान विमान पर जादूगर कहां है? तुम तुच्छ कीड़े मकोड़े, तुम वास्तव में शक्तिशाली पेंड्रा के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हो। एक आवाज गूंजी, साथ में तेज तूफान भी। यह एक परिपक्व विशाल तूफान प्रेत है। लानत है, हम इस रास्ते पर इस तरह की चीजों से कैसे मिल सकते हैं? क्या हमने इसे पहले साफ नहीं किया? विभिन्न अकादमियों के जादूगर कहां हैं? हमें उनकी मदद की जरूरत है। कुछ घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। पहले हम बड़े पैमाने पर रक्षा मंत्र गठन को सक्रिय करते हैं, यदि नहीं तो वे अनुचर निश्चित रूप से मर जाएंगे। कुछ मंत्रोच्चार के बाद दृजिबल की सभी दीवारें दूधिया सफेद रोशनी की एक परत से ढक गईं। दृजिबल में सभी दरारें हरी रोशनी से चमक उठीं क्योंकि बेलें ऊपर चढ़ गईं और किसी भी खुलने वाले रास्ते को मजबूती से बंद कर दिया। आरव का चेहरा लाल हो गया और वह भारी सांस लेने लगा। जब विशाल तूफान प्रेत ने पहले बात की थी तो सभी अनुचरों ने महसूस किया था कि उन पर बर्फ की तरह ठंडा बल दबाव डाल रहा है। अपार असीम और कच्चा द्वेष। आरव को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सौभाग्य से रक्षा मंत्र गठन सक्रिय होने के बाद दबाव हटने पर आरव को बहुत बेहतर महसूस हुआ। अन्यथा हॉल में मौजूद अधिकांश अनुचर कुछ ही क्षणों बाद दम घुटने से मर सकते थे। मानव, तुम्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी होगी, विशाल तूफान प्रेत चिल्लाया। जैसे ही ध्वनि तरंगें रक्षा मंत्र गठन के माध्यम से यात्रा करती हैं, दूधिया सफेद रोशनी कंपन करती है। प्रकृति के शक्तिशाली प्राणी, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। हमारे पास यहां एक पत्र है। आरव के कानों के पास एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह निर्देशित कप्तान था। यह महामहिम तूफान, राजा स्प्राइट के साथ हमारा समझौता पत्र है जो हमें इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देता है। किरकुल ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। समझौते का पत्र, विशाल तूफान। स्प्राइट की आवाज में संदेह था, जिसके बाद उसने एक उग्र दहाड़ लगाई। पेंड्रा, आजाद समझौता मुझे इसके लिए बाध्य नहीं करता है। दहाड़ते रहो, क्रोध जारी रखो। दमिकन बुथरा मंत्र के उच्चारण के साथ बाहर का तूफान पहले से 10 गुना अधिक हिंसक हो गया। धिक्कार है, यह वास्तव में एक भटकने वाला है। मैंने जैकपॉट मारा है। किरकुल की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इसमें हमेशा की तरह आत्मविश्वास नहीं था और इसके बजाय झुंझलाहट थी। सभी एक साथ हमला करें। गड़गड़ाहट। खिड़की के बाहर कई चमकीले रंग की लाइटें लगातार चमक रही से थीं, जो बिजली से टकरा रही थीं। धीरे धीरे डायरेगिबल हिलने लगा। अब आरव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि मैगी अपनी शक्ति का उपयोग करें और उस भयानक विशाल तूफान स्प्राइट को भगा दें।
अन्यथा वह बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि वह आसमान में बहुत ऊपर फंस गया था। फिर से गड़गड़ाहट हुई और डायरेगिबल ने अपनी स्थिरता वापस पा ली। क्या यह चला गया? यह केवल एक विशाल तूफान स्प्राइट है जो अभी अभी परिपक्व हुआ है। यह अधिकतम एक मौलिक मैगस के आधे के बराबर ही है। हम यहां 9 लोग हैं, इसलिए इसका भागना स्वाभाविक है। मैगी चर्चाओं की आवाजें बाहर से आ रही थीं। जाहिर है कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, जिससे अनुचरों का मन शांत हो गया, जैसा कि अपेक्षित था। जब अनुचरों ने वे शब्द सुने तो वे सभी जोर से चिल्लाए और जयकारे लगाए। वाह, हमारे महान जादूगर के लिए लानत है। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा और कीमा बनाया हुआ मांस में बदल जाऊंगा। हाँ, उस कायर को देखो, उसने वास्तव में अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। सभी अनुचरों ने एक बदकिस्मत अनुचर का मजाक उड़ाया और अपने दिलों में जो डर था उसे बाहर निकाला। आरव की आंखों ने आसपास के माहौल को स्कैन किया। जब विशाल तूफान प्रेत ने पहले बात की तो जेडन ने पहले ही कालीवीर को बांधने वाली लताओं को छोड़ दिया था और अभी ऐसा लग रहा था कि कालीवीर बच गया है। हालांकि जेडन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और विजेता की मुद्रा बनाए रखी। आई चिप ने यह नहीं पाया कि जेडन पहले एक जादुई कलाकृति ले जा रहा था। ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में हासिल किया गया था और इसका एकमात्र साधन डोरोटे के माध्यम से है। ऐसा लगता है कि जादुई कलाकृति प्राप्त करने के बाद जेडन अधीरता से कालीवीर को उसके साथ लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर यह घटना न होती तो बहुत संभावना है कि वह सफल हो जाता। आरव ने मन ही मन सोचा। विशाल तूफान स्प्राइट से व्यवधान के कारण जेडन और कालीवीर के बीच लड़ाई समाप्त होने तक अनिश्चित बनी रही। तब से कालीवीर ने जेडन के साथ एक ही स्थान पर दिखाई देने से बचने की पूरी कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जादुई कलाकृति से डरता था। इस लड़ाई ने आरव के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। कालीवीर ने पहले ही अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित कर लिया और अड़चन को पार कर लिया मुझे और एक पूर्ण शूरवीर बन गया है। हालांकि एक जादुई कलाकृति वाले एक अनुचर के सामने वह अभी भी एक मेमने की तरह कमजोर है। ऐसा लगता है कि जादूगरों की ताकत शूरवीरों से बहुत अधिक है। मूल रूप से मैंने सोचा कि मुझे अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर मैंने स्कूल पहुंचने से पहले इसे प्रज्वलित नहीं किया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैगस बनने के लिए मुझे निश्चित रूप से अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगानी होगी। आरव ने अपना मन बना लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और निर्देशित पंख सहयोगी दूसरे महाद्वीप पर पहुंच गया। विशाल तूफान स्प्राइट के साथ घटना के अलावा द्रिजिबल का अन्य उड़ने वाले जीवों के साथ कई बार सामना हुआ। इससे आरव को एहसास हुआ कि न केवल डेथ सीज को पार करना मुश्किल था, बल्कि आसमान में भी यही स्थिति थी। सौभाग्य से किरकवुल का सहमति पत्र अभी भी विभिन्न बड़े जीवों के सामने काफी प्रभावी था और कोई संघर्ष शुरू नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान द्रिजिबल कई बार उतरा और कई प्रोफेसरों और अनुयायियों को भेजा। द्रिजिबल धीरे धीरे और अधिक खाली हो गया। अनजाने में एक और दर्जन दिन बीत गए। धमाका द्रिजिबल उतरा और पूरा इंटीरियर कांप उठा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।